मित्र आनंद जी ने मुख्य वक्ता बना दिया। वक्ता मुख्य नहीं होता है, श्रोता मुख्य होते हैं। मैं 2 बजे यहाँ आया था, 5:15 बज रहे हैं, 3.25 घंटे से सुन रहा हूँ। आप लोगों में से कुछ लोग तो उससे पहले से सुन रहे हैं। आप ही बताइए, 3.25 घंटे में आपने कोई ऐसी नई बात सुनी हो जो आप पिछले 20 साल से नहीं सुन रहे हैं? वाह 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 वाह। आपने अधिकार की बातें बहुत सुनी, राजनीतिक बातें बहुत सुनी। एक विशेषण मेरे नाम के साथ लगा रखा है, राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन मैं कहानियां सुनाता हूँ। एक कहानी यहाँ तस्वीर लगी हुई है डॉक्टर हरख गुरुंग की। उनसे पहली मुलाकात हरख गुरुंग रिपोर्ट आने के बाद हुई थी, सन 80 के दशक में। तो उन्होंने कहा था कि भाई तुम्हें बड़ा अधिकार पूरा कर सो, हारे को मान्छेले अधिकार पाउँदैन, हारे को मान्छेले निरा मात्रै पाउँछ। और आज भी लगभग उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ है। पहली बार हारे थे, अब ज्यादा इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। अभी तक मधेश के आंदोलन में मधेशियों का जीत सिर्फ एक बार दिखा है, सन 2007 और 2008 में। उससे पहले भी हारते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, उसके बाद से भी हार रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो जब हार रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो इसमें लड़ने वालों को ये कहना कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिल रहा, वो ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। तो लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, घोड़े पर हैं तो कभी गिरेंगे, कभी धूल लगेगी, फिर से चढ़ेंगे, फिर से लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे। एक बार कम से कम जीते हैं तो फिर जरूर जीतेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये शायद गुरुंगों का भवन है। उनकी जनसंख्या 15 से 20 लाख से ज्यादा नहीं है। नेपाल के राजधानी में आपको तामाङ का भवन मिलेगा, आपको मगर का भवन मिलेगा। 1 करोड़ तो है कम से कम मधेसी। एक ऐसी मधेशों के लिए मधेश भवन नेपाल के राजधानी में नहीं है जहां मधेश अपना कार्यक्रम कर सके। बातें करना तो बहुत आसान है, बात करने मैं तो बातें करने वाला, कहानी सुनाने वाला हूँ। पिछले 35-40 वर्ष से कहानियां सुनता आ रहा हूँ, सुनाता आ रहा हूँ। इसलिए मुझे तकलीफ महसूस होती है कि इस जगह पर जितनी बार मैं आता हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसा क्यों नहीं है। प्रदेश सरकार भी जब बना तो भी हो सकता था। प्रदेश सरकार का एक होता है, अपनी जगह होती है जहां बैठ करके लोग अपने दुख सुख बांट सके। इतना तक हम नहीं कर सकते। चेतना का स्तर इतना है। आप बात करेंगे सर सफाई मधेश में नहीं है, शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि अभी तक हमारे समझ में ये नहीं आया है। कहते हैं कि 5-6 बातें होती है, समय तो बदलता रहता है, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तो समय का तो वक्त की एक खासियत है कि ये गुजर जाती है। तो वक्त तो जो दुख का था वो भी गुजर गया, जो कुछ सुख का था वो भी गुजर गया और ये भी गुजर जाएगा। इसलिए वक्त की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां तक परिवर्तनशील है, हर समय परिवर्तनशील होता है। कुछ परिवर्तन इतने तेज होते हैं कि उसकी समझ में, शायद लेनिन का कहा हुआ है कि दशकों तक कुछ नहीं होता है और कुछ हफ्ते ऐसे होते हैं कि दशकों एक साथ गुजर जाते हैं। तो जो दशकों तक कुछ नहीं होता है उसको समझने के लिए बहुत समय रहता है।
मगर जब कुछ हफ्तों में दशकों गुजर जाते हैं तो उसको समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिक्कत होती है उसको समझने में। अभी हम लोग जो ये सितंबर 8-9 का परिवर्तन हुआ, परिवर्तन क्या कहेंगे, 36 घंटे में उलटफेर हो जाना, जो उलटफेर हुआ, उस उलटफेर को समझने के लिए अभी ज्यादा मेहनत करने के लिए इसलिए जरूरत नहीं है कि उसमें मधेश है ही नहीं। मधेश आंदोलन का नाम तक आया है मगर उसमें मधेश नहीं है। मधेश सिर्फ उसमें एक पात्र नहीं है, एक दर्शक है, एक श्रोता है। ताली आप बजा सकते हैं, आंसू बहा सकते हैं, मगर लेन देन में आप बैठ नहीं सकते हैं। ये हमारा नहीं है, इसलिए इसकी चिंता अभी छोड़ दें। अब बात करें परिस्थितियां कैसी है, किन बातों पर विचार करें इस परिवर्तनशील समय में। परिवर्तनशील समय में पहली बात करने की जरूरत होती है, देश क्या है। देश का अर्थ सिर्फ राजनीतिक देश नहीं होता है, देश का अर्थ होता है कि भूगोल कैसा है आपका। आप एक देश जिसको आप मान रहे हैं, क्या वो आपको देशी मान रहा है या परदेशी मान रहा है। इस देश पर जो अपना हक दावी करना है, मांग के बराबरी आज तक दुनिया में कभी किसी को मिला नहीं है। दावी करने से मिलता है, लड़के मिलता है। तो देश की परिस्थिति, अभी हामी सबै नेपाली हो कहना, बहुत लोगों ने उस रास्ते को अख्तियार किया है। राजनीति में वो भी एक सिद्धांत है कि पहले अंदर छोटा सा भूमिका लेके अंदर जाओ, फिर अपनी भूमिका को बढ़ाओ और अपनी हैसियत के बराबर के बनो। उसको आप कह सकते हैं कि नेपाल में मधेश में वेदानंद झा पथ कह लीजिए या रामवरण यादव पथ कह लीजिए, मैं उनको कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। वो भी राजनीतिक शास्त्र में एक सिद्धांत है कि आप अंदर घुस के फिर उसको परिवर्तन करने की कोशिश कर सकते हैं। मगर बार बार जब वो परिवर्तन गजेंद्र नारायण सिंह को सन 80 के दशक में उतनी संघर्ष करने के बाद 90 में आके उनको भी आखिर लगेदा सुरबाल और टोपी पहन के जाना पड़ा था। तो वो भी एक पथ था कि अंदर जाके परिवर्तन करने का प्रयोग है, वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी नए वही प्रयोग करने वाले में डॉक्टर सी.के. राउत भी दिख रहे हैं, उनको शुभकामनाएं हैं, सफल हो भी ठीक है। परिवर्तन के लिए अंदर जाना जरूरी होता है। दूसरा होता है कि आप बाहर से प्रयत्न करें, घुसे नहीं अंदर, बाहर से प्रयत्न करें। बाहर से प्रयत्न करने में जोखिम बहुत ज्यादा होता है, शहीद बना दिए जाते हैं, जिसको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है उनकी भावनाओं को सम्मान नहीं किया जाता है, श्रद्धांजलि में सिमट के रह जाते हैं लोग। तीसरा एक रास्ता होता है, कहते हैं कि जो दरवाजा है ना, दरवाजे पर खड़े रहना, चौकीदारी करना। अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, अंदर कौन जा रहा है और अंदर क्या कर रहा है और बाहर कौन है, बाहर क्या कर रहे हैं, उन पर नजर रखना। मधेश में अगर बात करें, देश की अगर बात करें, देश और मधेश की बात करें, तो सबसे कमी चौकीदारों की रही है। मालिक भी बहुत है और दास भी बहुत है। चौकीदारी करने वालों की जो कि नजर रखें, ऐसों की जो कमी है देश की अगर बात करें तो वो दिखती है। दूसरी बात ध्यान देने की होती है परिवर्तनशील समय में कि देश के बाद काल क्या है, समय कैसा है आपका। समय की अगर बात करें तो अभी कहते थे कि 21वीं सदी में प्रजातंत्र का कोई विकल्प नहीं रहेगा। विकल्पहीन समय की परिकल्पना फुकुयामा ने की थी कि अब ये अंत हो गया, इतिहास का अंत हो गया। हमने देखा है कि इतिहास का अंत नहीं हुआ है। 21वीं सदी की भी 1/4 गुजर चुकी है, सन 2025 में है हम लोग, और देख रहे हैं कि प्रजातंत्र की लड़ाई सिर्फ कमजोर देशों में नहीं हो रही है, जो दुनिया पर राज करने वाले देश हैं उनके देशों में भी प्रजातंत्र की लड़ाई नए ढंग से हो रही है। तो काल जो है आपका अभी आपके अनुकूल नहीं है
और जब प्रतिकूल परिस्थिति हो तो प्रतिकूल परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में जो आपके तरीके थे वो आपको आपके काम के लिए नहीं रह जाएगी। नदी में है तो नाव आपको काम लगेगा, पहाड़ पर है तो लट्ठी काम में आएगी, अगर मैदान में है तो खाली पैर भी दौड़ सकते हैं, रेगिस्तान में है तो आपको गमछा उतार के पाँव में बांधना पड़ेगा। तो वो जो आप देख रहे हैं काल अभी विपरीत काल है। विपरीत काल में संघर्ष के तरीकों को कुछ बदलना होगा। अब ज्यादा इन नवयुवाओं से अपेक्षा ना रखें। नवयुवा में कहते हैं कि उनमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होता है, रचनात्मकता भी बहुत ज्यादा होता है, बुद्धिमत्ता भी बहुत होगी, अनुभव और विवेक की कुछ कमी होती है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो सिर्फ अनुभव से आता है। अंतर पुस्ता संवाद अगर हो सके तो उनको शायद कुछ फायदा मिले, मगर वो उम्र ऐसा होता है कि इतनी ज्यादा आत्मविश्वास रहता है उस वक्त कि हम तो बस दुनिया बदल देंगे। तो दुनिया बदलते भी हुई है, मगर किधर बदलेंगे ये कभी हमेशा निश्चित नहीं रहता। तीसरी बात परिस्थिति की कैसा है, काल कैसा है, परिस्थिति कैसी है। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, शायद महाभारत में युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने बताया था कि किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो देश काल परिस्थिति की कैसी है, सिर्फ परिस्थिति नहीं, सिर्फ परिस्थिति अगर हो तो बदलने की हिम्मत नहीं होती है। परिस्थिति इकोलॉजी जिसको कहते हैं, आजकल वातावरण विज्ञान में जलवायु परिवर्तन में ज्यादा प्रयोग होने लगा है, मगर पॉलिटिकल इकोलॉजी, सोशल इकोलॉजी, इकोनॉमिक इकोलॉजी, ये सारा राजनीतिक पर्यावरण की बात होती है। ये जो परिस्थिति की है इस पर अगर आप नजर डालें तो आपकी कूटनीति कहाँ है, आपके पड़ोस क्या चाहते हैं, आपके जो अंदर के लोग हैं उनमें आपके प्रतिस्पर्धी कौन है, आपके दुश्मन कौन है, आपके सहयोगी कौन हो सकते हैं, इनके बारे में भी सोच करके अगर अगला कार्यक्रम बनाएंगे तो शायद वो कुछ ज्यादा उपयोगी हो सकता है। उसके बाद हम आ जाएंगे देश काल परिस्थिति के बाद पात्र कौन लोग हैं, पात्र का पहचान, पात्र कुपात्र और सुपात्र का पहचान बहुत जरूरी हो जाता है। फिर मैं हरगुरु की ओर लौटूंगा। सन 80 के दशक के बाद सन 90 के दशक में उनसे बात होती थी, तो आज जितनी बातें आई सब वही कहते थे कि मधेसमा त्यत्रो स्कूल बनाई दिया छ, शिक्षा तिमीहरूको किन खत्तम भयो, त्यत्रो अस्पताल छ, त्यहाँ किन इलाज हुँदैन, किन सबै काठमाडौँमा थुप्रिन्छन्, किन दरभंगा पटना जान्छन्। मेरा उनसे जवाब होता था, आपने परिस्थितियां ऐसी बना रखी है कि जो सुपात्र हैं वो आगे आ ही नहीं सकते हैं, जो कुपात्र है उनको आप रोक भी नहीं सकते हैं, और जो पात्र हैं वो सब गायब हो गए हैं। तो उस वक्त सन 90 में जो परिस्थिति थी, आज के मिति में उसमें कितना परिवर्तन आया है इसके बारे में भी विचार करने की जरूरत है। गालियां देना सबसे आसान काम है, राजनीति कर्मियों को गाली देने से बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। जो वड़ा अध्यक्ष अपने नगर पालिका में निर्वाचन में जीतने के लिए 50 लाख खर्चा करता है तो वो बोलेरो चढ़ेगा, उसको आप नहीं रोक पाएंगे। आपका काम बनता है कि वड़ा अध्यक्ष में सुपात्र की खोजी हो। आप भाग नहीं सकते हैं, आपकी नहीं है तो मेरा काम नहीं है, कोई आके कर देने वाला नहीं है वो। तो पात्रता की खोजी की जिम्मेवारी चौथी महत्वपूर्ण बात बन जाती है। देश काल परिस्थिति और पात्र के बाद यदि देखें तो एक प्रवृत्ति की बात भी आ जाती है। छठी बात प्रवृत्ति बनती कैसी है, कैसे, जैसे महिलाओं की ओर दृष्टिकोण आज देख लीजिए, राजधानी में है तो सब सारे सचेत मधेसी होंगे, कितने प्रतिशत महिलाएं हैं,
गिन के देख लीजिए, शायद आपके दोनों हाथ की उंगलियां भी नहीं बढ़ेगी। तो ये जो प्रवृत्ति है हमारे पास, एक बार मुझे याद है नए नए मधेश राजनीति में लगे थे उपेंद्र यादव उस जमाने में, तो मैंने यही बात एक मंच पर से कहा, शायद सन 2006 के आसपास की बात होगी या 5 के आसपास की। तो उन्होंने कहा वो हिंदी ही बोलना पसंद करते थे। उस समय मैं मैथिली बहुत ज्यादा बोलता था, अभी भी मैथिली ज्यादा बोलता हूँ, मगर राजधानी है तो मुझे लगा कि ऐसा बन गया है कि मेरा जो पुस्ता है इससे इसकी भाषा खो गई है। मातृभाषा मैथिली है। स्कूल में हिंदी के शिक्षक नेपाली भी हिंदी में पढ़ाते थे, फिर काम करने लगा तो गुजारा नेपाली से और अंग्रेजी से चलने लगा। तो किसी भी भाषा, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में फर्स्ट लैंग्वेज, पहला भाषा हो, मातृभाषा हो, कोई जरूरी नहीं है। जिस भाषा में आपको बोलने में, लिखने में, काम करने में आसानी हो, वो फर्स्ट लैंग्वेज कहलाता है अंग्रेजी में। तो हम जैसे लोगों का कोई फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। फायदा भी है कि कोई भी भाषा बोल लो, सुनने वाले माफ कर देंगे कि कोई बात नहीं, इसकी भाषा नहीं है। तो मैं खैर विषय से बाहर निकल गया, मैं बराबर निकल जाया करता हूँ। तो उपेंद्र यादव जी से मैथिली में बात हो रही थी। मैंने कहा कि नेताजी, अहाँ कहै छियै बड़का बराबरी के बात करै छियै, अहाँ सबके पार्टी में महिला क्या नहीं है? तो उन्होंने हिंदी में जवाब दिया, सीके जी बात बड़ी करते हैं, राजनीतिक दल के नेता से उत्तर की उम्मीद करते हैं, आप इस कार्यक्रम में अकेले क्यों आए हैं? तो वही प्रश्न मैंने आपकी ओर उछाला, आप मुझसे भी पूछ सकते थे और मेरे पास उसका जवाब है। उसका जवाब क्या है कि हमारी प्रवृत्तियां ऐसी बन गई है कि ये कार्यक्रम हम लंबा रखेंगे, शाम तक लेट होगा, आने जाने में कठिनाई होगी, घर के काम करने की जिम्मेवारी किसी के पास है, उनको सहभागी होने में दिक्कत होगी, मैं जाकर के घर में खाना बनाऊंगा, ये हमारी प्रवृत्ति ही नहीं बनी है। राजनीति का जिम्मा दे दिया गया है पुरुषों को। सिर्फ जितना समानुपातिक में सुरक्षित है, उसके बाहर हम किसी को, नारियों को स्थान में देना नहीं चाहते हैं। जो अपना लिंग निश्चित नहीं करना चाहते हैं, उनको स्थान देना नहीं चाहते हैं। और आप गिरा बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए, जब तक नारियां राजनीति में आगे नहीं आएगी, राजनीति सुधरने वाला नहीं है। मेरा ये तर्क नहीं है कि नारियां भ्रष्टाचार नहीं कर, आगे रहेगा तो नारियां भी पुरुष बन के शासन करेगी। वक्त कहा जाता था कि अपने मंत्रिपरिषद में वो एक अकेली मर्द थी, तो वो मर्द का उपमा उनको दिया जाता था। ऐसा उपमा वाले महिलाएं नहीं, ऐसी महिलाएं जो जिनमें मातृत्व हो, जिनमें बहिर्पा हो, जिनमें सबको नेतृत्व लेने की जरूरत हो। इस प्रवृत्ति जन्य सुधार की भी जरूरत है। और अंत में प्रवृत्ति के बाद प्रक्रिया की बात आ जाती है कि प्रक्रिया की शुद्धता। इस संविधान का पूरा मेरा विरोध एक ही बुदा पर अटका हुआ है। इसमें काफी प्रगतिशील प्रावधान है, उससे मैं सहमत हूं, मगर बलात्कार से पैदा हुआ बच्चे का जो समाज में जगह मिलता है वो बहुत कठिनाईपूर्ण होता है। कहना तो बड़ा आसान है कि माँ के लिए तो बच्चा ही रहेगा, मगर पिता उसका कोई नहीं हो पाता है, नागरिकता शून्य हो जाता है, उसका अपनत्व, उसका ममत्व, अभी के सामाजिक संरचना में उसकी उपस्थिति सब दिक्कत हो जाता है। तो इस संविधान में प्रक्रिया से मेरा सबसे ज्यादा विरोध रहा है। कुछ परिणाम से भी है, जैसे संघीयता जो है सिर्फ नाम मात्र का दिया गया है और उसका भी कार्यान्वयन कमजोर है। समावेशिता को पूरा भ्रष्टीकरण कर दिया गया है। तो कुछ परिणाम में भी है, मूलतः प्रक्रिया में है कि
बच्चों को बंदूक से मार करके उनके खून से लिखा गया संविधान है। इसीलिए संविधानवाद के पक्ष में मैं हूं, लेकिन इस संविधान का पक्षधर नहीं हो सकता हूं, कभी नहीं हो सकता। ये हमारे बच्चों के खून से लिखा गया संविधान है। सिर्फ शहीदों के खून से कहने से नहीं होगा कि हमारे शहीदों के बलिदान से आया है, जरूर है, मगर उसके साथ साथ हमारे माथे पर भी बंदूक रख करके, बहुमत का बंदूक रख करके इस संविधान को लागू किया गया है। तो आप इसको संशोधन करके पुनर्लेखन कर लें, जो कुछ भी कर लें, जब तक नहीं होगा आपकी जीत दर्ज नहीं होगी। और आपकी जब तक जीत दर्ज नहीं होगी तो आप निगाह पर निर्भर रहेंगे, अधिकार की बात नहीं रहेगी, और निगाह में जो कृपा पूर्वक मिलेगा वही मिलेगा। तो जहां तक निर्वाचन की बात है, प्रक्रिया है, निर्वचन कहते हैं कि चुपचाप जा करके अपनी आवाज को प्रकट करना। निर्वचन, वचन नहीं, वचन को बंद करके अपना राय आप मतपत्र में दिखा दे। मतपत्र में आपकी राय दिखाने से क्या परिवर्तन हो जाएगा इस देश में? सारे मधेसी एक होकर के एक ही मधेसी दल को भी मत दें तो आप इस संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगर इस संविधान में का पुनर्लेखन करना है या इस संविधान के बदले न्यू रिपब्लिक लाना है, नई गणतंत्र जनतंत्र चाहिए, दोनों के लिए अंततः संघर्ष सड़क से करें, सदन से करें। निर्वाचन ज्यादा से ज्यादा का क्या करेगा? आपको बोलने के लिए एक मंच प्रदान करेगा, जहां आप बोलेंगे तो आपकी आवाज सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी सुनी जाएगी। एक मंच जरूर देता है, मगर उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है।